ओके, आज हम लोग को एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो JIGL में अगला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, नाम तो देख ही लिया आपने, क्या नाम है इसका? लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन। इसके पहले कौन सा चैप्टर किया था, याद है सबको? कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया सबने? कुछ रीडिंग को पोर्शन दिया था ना, और टेस्ट ये तिथि आपने निकाली? अच्छा, ठीक है। चलो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा सा इसको याद करने में या पढ़ने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, बट है बड़ा अच्छा। लॉ ऑफ लिमिटेशन। इस चैप्टर को शुरू करने के पहले एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, अगर ICSI ने आपको एग्जाम की कोई टाइम लिमिट ना दी होती तो आपके हिसाब से आप पेपर कब देते? फॉर एग्जाम्पल, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि भैया जून में पेपर होंगे और दिसंबर में पेपर होंगे, ठीक है। जैसे आपके पेपर दिसंबर में है और आपको पता भी है कि कब से है, ठीक है। इस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई में तैयारी कर रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूट ने आपको कोई टाइम लिमिट ना दी होती, अगर इंस्टीट्यूट ने कहा होता कोई जून नहीं कोई दिसंबर नहीं, जब तुम्हारी तैयारी हो जाए तब तुम हमसे कहना, तब हम तुम्हारा एग्जाम ले लेंगे, तो आपके हिसाब से आप कब जाते एग्जाम देने? कभी नहीं। क्योंकि आपके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन कभी पूरी नहीं होती है ना। इवन एग्जामिनेशन हॉल में जाते जाते कितना भी टाइम, 1 साल आपको मिला पूरा पढ़ाई करने के लिए, 6 महीना पूरा मिला पढ़ाई करने के लिए, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में जाते जाते भी हम लोग किताब खोल के जाते हैं, है ना, खोल के देखते हुए जाते हैं। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आज हमारी प्रिपरेशन पूरी हो गई है, 100% तैयारी हमने कर ली है, अब आपने इंस्टीट्यूट को चैलेंज किया कि जो पूछना है पूछ लो? ऐसा कभी भूल के भी ना करना, इंस्टीट्यूट को चैलेंज कभी मत करना, ओके। इंपॉर्टेंटली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट कि अगर किसी चीज की टाइम लिमिट ना हो तो हम लोगों के अंदर इतना नहीं होगा कि हम लोग उस चीज को टाइमली परफॉर्म कर सके। आपको पता है कि दिसंबर में आपका पेपर है, इसलिए आप मेहनत कर रहे हैं, अभी थोड़ी कम कर रहे हैं, आगे आने वाले मंथ्स में और ज्यादा करने लग जाएंगे, क्योंकि टाइम लिमिट होता है। स्कूल में भी आपको पता था कि मार्च में आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते थे। अगर हमारी लाइफ में टाइम लिमिट्स ना हो तो हम लोग अपनी तैयारी उस हिसाब से ना करें। बिल्कुल वैसे ही लॉ में भी हर चीज की टाइम लिमिट दी हुई है। कई जगह जितने भी लॉ या जितनी भी चीजें आज तक आपने पढ़ी है, वहां पर आप देखते हैं सब जगह लिखा होता है केस फाइल करने के लिए इतने दिन है, अपील फाइल करने के लिए 30 डेज है, देन दूसरे कोर्ट में जाने के लिए 45 डेज है। कई जगह हम लोग को ऐसे टाइम लिमिट्स देखने को मिलती है। ये जितनी भी टाइम लिमिट्स लॉ के अंदर दी गई है, इन टाइम लिमिट्स पे भी लॉ बना हुआ है, और उस लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब क्या हुआ? लिमिट दी गई है, टाइम लिमिट। आप सोच के देखिए, मान लीजिए आज हमारे साथ धोखाधड़ी हुई, ठीक है। आज अगर कोई हमारे साथ धोखाधड़ी करता है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम कोर्ट में केस करें। सपोजिटली लॉ में लिखा है कि आपके पास केस करने के लिए 1 साल का समय है, सपोज, ठीक है। तो 1 साल के अंदर अंदर हम उस पर्सन के खिलाफ केस करेंगे, ठीक है। फिर या तो हम हारेंगे या जीतेंगे। 1 मिनट के लिए अज्यूम करके देखिए कि मान लीजिए मेरे पास केस करने के लिए कोई टाइम लिमिट ना होती, यानी लॉ ये कहता है कि तुम्हें जब मन चाहे तब केस करना, कोई जल्दी नहीं है। तो हम ये सोचते कि आज मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, लेकिन हम थोड़ा बिजी चल रहे हैं, बच्चों के पेपर हैं दिसंबर में, फिर जून वाले आएंगे। जब हम रिटायरमेंट ले लेंगे 60-70 साल बाद, ठीक है, मतलब 60-70 साल की एज के बाद, ठीक है, तब हम फ्री होंगे। तो जब हम 60-70 साल के हो गए, तब हम कोर्ट में गए और हमने उनसे जाके कहा कि भैया आज से 25 साल पहले एक बंदे ने हमारे साथ 500 रुपए की धोखाधड़ी करी थी, आज हम फ्री हुए हैं तो आज हम केस करने आए हैं। समझ में आया? क्या ये जस्टिफाइड लग रहा है? ठीक है, आप अपने ऊपर डाल के देखिए, पता चला 25 साल तक आप एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 ही तैयार करते रहे, कभी आपको अंदर से ये फीलिंग ही नहीं आई कि आज तैयारी हो गई है। ओके, 25 साल बाद आप गए, आपने कहा आज लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी तैयारी हो गई। प्रॉब्लम आपके साथ, आप एक ऐसे प्रोफेशन में है जहां अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, तो वो तैयारी भी आपकी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। ओके, इसलिए लॉ ने हमको हर चीज की टाइम लिमिट दे रखी है कि कौन सी चीज कितने टाइम लिमिट के विद इन होना चाहिए। अगर आपने उस टाइम लिमिट के अंदर वो चीज नहीं करी तो फिर आपको वो अधिकार नहीं मिलेगा।
अगर आपकी तैयारी दिसंबर तक नहीं हो पाई और दिसंबर में आप पेपर देने नहीं गए तो क्या होगा? क्या इंस्टीट्यूट आपसे ये कहेगा ठीक है हम तुम्हारी मजबूरी को समझते हैं, तुम जनवरी में आके दे देना? ऐसा कहेगा इंस्टीट्यूट? वो दोबारा आपको कब बुलाएगा? जून में ही बुलाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपने कहा हम बहुत बीमार हो गए थे, पढ़ाई नहीं कर पाए, ठीक है, इसलिए हम दिसंबर में पेपर नहीं दे पाए। क्या इंस्टीट्यूट आपका एग्जाम जनवरी में लेगा? नहीं लेगा। कोई भी रीजन क्यों ना हो, उस टाइम लिमिट में, जो टाइम लिमिट दिया गया है, उस टाइम लिमिट में अगर आपने काम नहीं किया, देन इन दैट केस वो आपका डिले नहीं माना जाएगा और आपको नेक्स्ट डेट ही मिलेगी। बिल्कुल वैसे ही लॉ में हम लोग ने हर जगह देखा है कि टाइम लिमिट्स प्रोवाइडेड है। अब ध्यान से समझना, जिस भी एक्ट को हम पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा और कंपनीज एक्ट में ये लिखा हुआ था कि एनसीएलटी के पास केस करने का समय है 30 डेज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब कंपनीज एक्ट ने अपनी टाइम लिमिट बता दी कि 30 दिन के अंदर आपको एनसीएलटी के पास केस करना है। अगर इसकी अपील करनी है तो एनसीएलटी के पास जाओगे, इतने दिन के अंदर जाओगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये सारी टाइम लिमिट्स हमको कंपनीज एक्ट ने दे रखी है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे एक्ट ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद कोई टाइम लिमिट नहीं दी है। अब हमको सोच के बताओ, अगर किसी एक्ट ने खुद कोई टाइम लिमिट नहीं दी है तो उसके ऊपर टाइम लिमिट कौन से एक्ट के हिसाब से लगती होगी? लॉ ऑफ लिमिटेशन। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले उसका मतलब समझना बहुत जरूरी है कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या, ओके। अगर किसी एक्ट में, फॉर एग्जाम्पल आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पढ़ा, आपने राइट टू इंफॉर्मेशन पढ़ा, ठीक है, सब जगह उन्होंने टाइम लिमिट दे रखी है कि भाई आरटीआई के हिसाब से अगर आप अपील करते हो तो सबसे पहले पीआईओ के पास जाओ इतने दिन के अंदर, फिर उसके सीनियर के पास जाओ इतने दिन के अंदर, फिर उसके एपेलेट अथॉरिटी के पास जाओ। उस एक्ट ने अपनी टाइम लिमिट्स दे रखी है। अगर किसी एक्ट में उनकी खुद की टाइम लिमिट्स नहीं दी हुई है तो उसकी टाइम लिमिट देखने के लिए हम कौन से एक्ट में जाएंगे? लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो ये टाइम लिमिट्स वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब कौन से लॉ में कवर्ड है? लॉ ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब ही लिमिट जो लगाई गई है। आई होप द मीनिंग इज नाउ वेरी क्लियर। हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले देखेंगे लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन। द लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन द लिमिटेशन एक्ट। जरा देखो कौन से ईयर का है ये? 19 अभी का है कि काफी पुराना है? शायद आपका पिछला जन्म चल रहा होगा, और क्या। विच प्रिस्क्राइब्स डिफरेंट पीरियड ऑफ लिमिटेशंस फॉर, एक एक वर्ड देखना, सूट, पेटिशंस एंड एप्लीकेशन। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड सूट्स? केस। केस फाइल करने का कितना समय है? ओके अगर हमें किसी के खिलाफ केस करना है तो वो केस करने के लिए हमारे पास कितना समय है? पेटिशन, पेटिशन फाइल करना समझते हो? एक रिक्वेस्ट, पेटिशन इज अ रिक्वेस्ट फाइल करना। और उसी तरह एप्लीकेशंस, इसी तरह अपील्स, इन सब को कितने समय के अंदर फाइल होना चाहिए, इसका टाइम लिमिट दिया गया है इस लॉ में। इस चैप्टर को आगे पढ़ने के पहले जरा आगे आके देखिए, एक शेड्यूल ऐसा दिया है बहुत सारे पन्नों का। पलटते रहिए जब तक मिले ना। मिला? हाँ यहां से देखो, दोनों में है, दोनों में है, न्यू ओल्ड दोनों में है। मिला? अब जैसे ही आपने पहला खोला, आपने एंड तक खोला और फिर पहला क्वेश्चन यही आता है क्या वो छोड़ो, पहले ये बताओ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ना। बहुत सारे पन्ने पलटते जाओगे, पहले समझो व्हाट इज दिस चार्ट, व्हाट इज दिस टेबल ऑल अबाउट। पहले देखिए, लास्ट में बताएंगे, पहले सस्पेंस से पूरा सुन लो, फिर हम लास्ट में बताएंगे कि याद करना है कि नहीं। दिस इज द लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइडेड अंडर लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। अब इन्होंने अलग अलग कैटेगरी बताई है और अलग अलग कैटेगरी में बताया है कि कौन से केसेस के लिए कितना समय है केस फाइल करने के लिए। जैसे अगर आप देखो, पहला है सूट रिलेटिंग टू अकाउंट्स, ओके, फॉर बैलेंस ड्यू ऑन म्यूचुअल ओपन एंड करंट अकाउंट वेयर देयर हैव बीन रेसिप्रोकल डिमांड। अकाउंट्स मींस किसी से भी हमें अकाउंट्स पूछना है कि कितना सेटल, मनी से रिलेटेड सेटलमेंट का कोई भी केस है तो देखो हमारे पास केस करने का कितना समय है? 3 इयर्स। इसी तरह से आप आगे देखिए, सूट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, अगली हेडिंग, ठीक है, कह रहे किसी के साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसकी भी देखो कितनी सारी कैटेगरीज है, इसमें केस करने के लिए कितना समय है? 3 इयर्स। इसी तरह आगे देखिए,
नेक्स्ट कैटेगरी आपको मिलेगी हाँ, सूट्स रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन, देन सूट रिलेटिंग टू डिक्रीज एंड इंस्ट्रूमेंट। पार्ट 5 देखो, सूट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला। कह रहे अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है तो देखो 30 इयर्स दिखा, 12 इयर्स, 3 इयर्स, 12 इयर्स। ये अब आपको समझ में आ रहा है क्या जिस टॉपिक का है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका कोई केस होता है तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि लिमिटेशन एक्ट की कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। आपने देखा कि आपका जो केस है दैट इज अ केस रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी आप देखोगे कि इतनी सारी कैटेगरीज में कौन सी कैटेगरी में आपका केस लाई कर रहा है, और फिर आप ये देखोगे कि उस मैटर पे केस करने का अधिकार आपके पास कितने समय तक का है। तो लिमिटेशन एक्ट ने हमको ये स्केड्यूल दिया हुआ है, अलग अलग चीज। फिर देखो है सूट्स रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में नॉर्मली देखिए कितना समय होता है हमारे पास, 3 इयर्स का इस तरह से। अच्छा, उसके बाद देखो सूट्स रिलेटिंग टू टॉर्ट। अब समझ में आया, टॉर्ट में देखो कितना समय है, 1 ईयर। तो पहले हमको ये बताओ, आर यू अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज दिस टेबल ऑल अबाउट? ये टेबल क्या है, ये समझ आ रहा है ठीक है। ये लिमिटेशन एक्ट का शेड्यूल है। लिमिटेशन एक्ट ने अलग अलग केसेस से रिलेटेड बताया है कि कितना समय है किसी के खिलाफ केस करने का। अब जो इंपॉर्टेंटली आपके दिमाग में चल रहा है, ये सब तो ठीक है, काम की बात बताओ याद करना है कि नहीं। सी आई एम अगेन नॉट सेइंग दिस कैन नॉट कम इन एग्जाम, ठीक है, बट इसको याद करना फिलहाल आपके लिए पॉसिबल नहीं है। उसका तरीका क्या है, इसी चार्ट के एकदम एंड पे आओ, इन्होंने खुद एक आसान तरीका दिया हुआ है दिखा, ये देखो इन्होंने क्लासिफिकेशन दे दिया है कि 30 साल किसका किसका होता है, 12 साल किसका होता है, 3 इयर्स किसका होता है, 1 to 3 इयर्स किसका होता है। ये हम लोग कर लेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? खुश है ना बट देखो अगेन आई एम सेइंग यू, जब भी आप लॉ पढ़ते हैं तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि हम एज अ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं एज अ पर्सन, एज अ सीएस। यस, क्योंकि आपको आगे इसका एप्लीकेशन करना है। अब जब एज अ सीएस आपके पास या एज अ लॉयर आपके पास कोई केस आएगा तो आप तुम ना कहो कि क्लासिफिकेशन वाले में देख लेते हैं, उसके लिए तो आपको फुल चार्ट रेफर करना पड़ेगा ना। तो यू मस्ट बी नोइंग कि उस चार्ट में है क्या। अब आपको लिमिटेशन एक्ट का मतलब समझ में आ गया है, ठीक है, आपको वो चार्ट समझ में आ गया है, वो शेड्यूल समझ में आ गया है, अलग अलग मैटर्स के अलग अलग केस दिया है, एग्जाम के लिए अपने को क्या करना है ये भी समझ में आ गया है, ठीक है। ये लास्ट में दिया हुआ है इन्होंने, जिसमें इन्होंने सारी कैटेगरीज दी है, इसको हम लोग लास्ट में पढ़ लेंगे, तो वी विल गेट अ रफ आइडिया कि कौन से केसेस के लिए कितना समय है केस करने का, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसीलिए देखो हमने पहले दिखा दिया कि स्टार्टिंग में क्या था। अब वापस से आ जाएंगे एकदम स्टार्टिंग में कहां है, हाँ चलो। लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन द लिमिटेशन एक्ट विच प्रिस्क्राइब्स different periods of limitation for suit, petition and application. I think now this line is very clear. इस एक्ट ने स्पेसिफाई किया है कि अलग अलग पिटिशन, सूट या एप्लीकेशन के लिए कितना समय दिया गया है। The act applies to all the civil proceedings and some special criminal proceedings which can be taken in a court of law. केस लॉ पे आओ, जो ये लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इसको। The law of limitation, ये लाइन एज इट इज कई बार पूछी जा चुकी है। The law of limitation bars the remedy in a court of law only when the period of limitation has expired, but it does not extinguish the right that it cannot be enforced by judicial process. देखिए एक बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, जब हम लोग कहते हैं law of limitation bars the remedy, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है किसी भी चीज से रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, धोखाधड़ी से रिलेटेड, टॉर्ट से रिलेटेड, हमारे साथ कुछ गलत हुआ, तो कैन यू टेल मी हमारे पास रेमेडी क्या है? कोर्ट। हमारे पास एक रेमेडी है कि हम कोर्ट जा सकते हैं। इस रेमेडी को और बेटर तरह से एक्सरसाइज हो सके इसके लिए टाइम लिमिट दे दी। आप सोच के देखो, अगर कोई टाइम लिमिट ना होती तो हर इंसान आराम से जा रहा होता। आज से 20 साल पहले ऐसा हुआ, आज से 30 साल पहले ऐसा हुआ, ठीक है, आज से 10 साल पहले ऐसा हुआ,
कोर्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता इतने पुराने केसेस को मैनेज करने के लिए कि कोई भी कभी भी आ रहा है। सिमिलरली जैसे आईसीएसआई के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता कि जो बच्चा जब प्रिपेयर होगा तब एग्जाम देने आएगा। अगर इंस्टीट्यूट ऐसा रूल रख देता तो इंस्टीट्यूट रोज एग्जाम ही ले रहा होता। इसलिए इंस्टीट्यूट ने कहा भैया ऐसा नहीं, हम एक डेट डिसाइड कर दे रहे हैं, इस डेट के हिसाब से आप जो प्रिपेयर हो उतना आके पेपर दे दे। सिमिलरली लॉ ने कहा कि हम आपको एक टाइम लिमिट दे दे रहे हैं, इतने टाइम के अंदर अंदर आप केस फाइल कर दीजिए। नाउ अंडरस्टैंड, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारे पास रेमेडी है कि हम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, ये जो टाइम लिमिट प्रोवाइड करी गई है, अगर आप इस टाइम लिमिट के विद इन नहीं आते हैं तो कोर्ट जाने की रेमेडी आपकी खत्म होगी, आपका अधिकार नहीं खत्म होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने हमसे मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी छीन ली, ठीक है, मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, हम उसके मालिक थे, लेकिन आपने उस पर कब्जा करके रखा है। एंड सपोजिटली इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऐसे मामलों में केस करने का मेरे पास समय था 3 साल का। ठीक है, सपोज 3 साल का मेरे पास समय था, लेकिन 3 साल तक हमने कोर्ट में केस नहीं किया। क्या 3 साल बाद अब हम कोर्ट जाके केस कर सकते हैं? नो, यानी मेरी कोर्ट में जाने की जो रेमेडी है वो खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन फिर मेरे और आपके बीच में एक आपसी सेटलमेंट हुआ, हम लोग कह सकते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। ठीक है, हमारे और आपके बीच में एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ जिसमें हम लोग ने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है, यू आर गोइंग टू रिटर्न दैट प्रॉपर्टी बैक टू मी। अब बताओ, ये प्रॉपर्टी हमको वापस मिल सकती है? अगर हम सिंपल भाषा में बोले, 3 साल बाद केस करने का अधिकार खत्म हो रहा है कि प्रॉपर्टी वापस लेने का? केस करने का अधिकार। ओके, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट। इस लाइन को ध्यान से सुनना, द लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स द रेमेडी, रेमेडी को बार कर रहा है, रेमेडी को खत्म कर रहा है, हमारा अधिकार खत्म नहीं कर रहा। अधिकार हमारे पास अभी भी है, अगर दूसरे तरीकों से हम अपना अधिकार एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो अलाउड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, फाइन। देखिए लिखा है द लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स द रेमेडी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। रेमेडी क्या थी? कोर्ट जाने का अधिकार। ओनली व्हेन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन हैज एक्सपायर्ड बट इट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट दैट इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय जुडिशियल प्रोसेस। कह रहे ऐसा नहीं है कि अब इसको जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू इन्फोर्स ही नहीं कराया जा सकता, ऐसा नहीं है कि अब वो प्रॉपर्टी वापस पाने का मेरा अधिकार खत्म हो गया। बस मेरे पास क्या अधिकार खत्म हुआ है कि कोर्ट में जाके अब हम उस पर्सन के खिलाफ इस मैटर से रिलेटेड केस नहीं कर सकते। आगे देखो लिखा है, बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? Thus, if a claim is satisfied outside the court of law after the expiry of period of limitation, that is not illegal. बताओ समझ में आया? ठीक है, कह रहे if a claim is satisfied outside the court of law, कोर्ट ऑफ लॉ के बाहर अगर हम उस क्लेम को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो लीगल माना जाएगा कि इलीगल? लीगल माना जाएगा। एनी कंफ्यूजन दिस पॉइंट? पक्का? ये एग्जाम में एज इट इज लाइन आती है, लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट। कोशिश करना अगर ये लाइन आती है कमेंट में तो एक्सप्लेनेशन तो आप लिख लेंगे, कोशिश करना ये केस का नाम भी लिख देना, तो ये आपके आंसर को ज्यादा वेट देगा। आई थिंक याद हो जाएगा केस का नाम। ठीक है, ओके, चले आगे अब। फाइन। कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट। द कोर्ट्स इन इंडिया आर बाउंड बाय द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? कोर्ट्स इन इंडिया आर बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट, मतलब कोर्ट्स को फॉलो करना है कि नहीं करना है? यस, फॉलो करना है। कोर्ट्स के ऊपर ये रूल्स, ये लिमिटेशन पीरियड मैंडेटरी है and are not permitted to move outside the ambit of these provisions. The Limitation Act prescribes the period of limitation in articles in schedule to the act. कह रहे हैं इस एक्ट में कुछ schedule है और उस schedule में सबके टाइम लिमिट दिए हैं जो अभी हम लोग पीछे देखकर आ गए हैं। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि वो 3 तरीके के हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सूट, पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड टाइम फ्रॉम विच पीरियड बिगिंस टू रन। अगर आप एक बार टर्न करके देखो तो आपका जो चार्ट बना तो उसमें यही 3 हेडिंग्स थे।
याद आया? पहला था डिस्क्रिप्शन ऑफ द सूट, दूसरा था पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है, और तीसरा था कहां से वो टाइम काउंट करना शुरू किया जाएगा। कहां से वो टाइम का मतलब समझे? जैसे हम लोग कह रहे हैं केस करने का समय है 3 इयर्स, तो 3 इयर्स फ्रॉम व्हेन, किस दिन से 3 साल। ठीक है, तो जैसे अगर आपने हमसे हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी छीनी है, तो जिस दिन मेरा ये अधिकार गया है, जिस दिन आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी छीनी है, वहां से 3 इयर्स। ओके फाइन। तो इन 3 कैटेगरीज में उस स्केड्यूल में टाइम लिमिट्स दी हुई हैं। एग्जाम के लिए अगेन आई एम नॉट सेइंग कि 100% आई एम श्योर कि उससे नहीं आएगा, लेकिन वो जो लास्ट में क्लासिफिकेशन दिया है मोर और लेस उससे कवर हो जाएगा। अभी तक तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, बट इट इज नॉट जस्टिफाइड कि आप इसके लिए वो शेड्यूल याद करें। बाई चांस हम आपसे कह भी दें कि याद कर लो, तो ही कौन सा याद कर लोगे, है ना? तो हम क्यों ही कहे फिर। चलो अगली चीज पढ़ेंगे, बार ऑफ लिमिटेशन। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन if made beyond the prescribed period of limitation, it is the duty of the court not to proceed with such suit, irrespective of the fact whether the plea of limitation has been set up in defense or not. ये लाइन हमने आपको पढ़ा दी। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, समझाई नहीं है, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर देना। ठीक है, मान लीजिए मेरे और आपके खिलाफ एक केस हुआ, वही एग्जाम्पल लेके चलते, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, उस इमूवेबल, सुन रहे हैं सब लोग? हमें ही सुन रहे हैं? अच्छा, कहीं और देख रहे थे तो हमें लगा पता नहीं हमारी सुन रहे हैं कि नहीं। तो मान लीजिए हमारे और आपके बीच में इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक झगड़ा हुआ, और उस केस में केस करने का समय था 3 इयर्स, लेकिन हम कोर्ट पहुंचे 5वें साल। ठीक है हम कोर्ट में 5वें साल गए और हमने कोर्ट में केस किया कि इन्होंने हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो छीन ली है। ठीक है, आपने भी कुछ नहीं बोला, लेट से आपको भी नहीं पता था। टेक्निकली ऐसे सोचो, अगर हम 5 साल बाद गए हैं और हम आपके खिलाफ केस कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता आपके लॉयर को सबसे पहला पॉइंट क्या रेज करना चाहिए कि मेरा ये केस नल एंड वॉइड है, रीजन बीइंग टाइम लिमिट ऑफ दिस हैज बीन ऑलरेडी एक्सपायर्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? टेक्निकली और प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, जैसे ही हम केस करने गए, केस करने का समय था 3 साल, लेकिन हमने केस किया है 5वें साल। जैसे ही हम गए, अब आपका लॉयर क्या करेगा? आपका लॉयर सबसे पहले पूछेगा केस किस चीज से रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका टाइम तो 3 साल था, ये 5वें साल केस कर रहे हैं, तो अब तुम्हें कोई सबूत गवाह देने की जरूरत ही नहीं है, ये केस शुरू होते ही हम खत्म कर देंगे, क्योंकि उसका सबसे पहला डिफेंस क्या होगा, दिस सूट इज टाइम बार्ड। लॉ की लाइन समझो, हमने क्या बोला, दिस सूट इज टाइम बार्ड, बियॉन्ड द टाइम, टाइम के बियॉन्ड है, इसलिए अब ये केस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो केस वहीं का वहीं खत्म हो जाता। लेकिन आपका लॉयर बेवकूफ था, उसको नहीं पता ऐसा कुछ है। ठीक है, अब हम 5वें साल केस कर रहे हैं, हम तो बोलेंगे नहीं कि टाइम बार्ड है। ठीक है, आपके लॉयर को पता नहीं था, तो वो भी शांत था, और ये कोर्ट में केस होने लग गया। अब हमको ये बताओ, कोर्ट शांत रहेगा या कोर्ट की ड्यूटी है बोलना कि दिस इज अ टाइम बार्ड सूट, सो आई विल नॉट एंटरटेन इट? कि कोर्ट कहेगा जब दोनों पार्टीज को आपस में मतलब नहीं, तो हमसे क्या मतलब? इज इट द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू इंटरफेयर? यस और नो? ये कहां से पता किया आपने? यही इन 3 लाइन में लिखा था, बार ऑफ लिमिटेशन इज एप्लीकेबल टू द कोर्ट एज वेल। ठीक है, क्यों कोई ऐसा केस किया जाए, कोर्ट की नजरों से समझो, क्यों कोई ऐसे केस में टाइम वेस्ट किया जाए जो कि स्टार्टिंग से ही नल एंड वॉइड है? हमारे देश में कम केस है, पिक्चर में आप देखते हैं ना, कितने सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हुए हैं, कोर्ट इतने कम है, केसेस इतने ज्यादा हैं, फिर भी उस केस में टाइम वेस्ट किया जा रहा है जो ऑलरेडी टाइम बार्ड है। तो ये कह रहे हैं नॉर्मली तो कोर्ट को ड्यूटी दे दी गई है। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन इफ मेड बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट नॉट टू प्रोसीड विद सच सूट। कोर्ट की ड्यूटी है कि वो प्रोसीड ना करे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द प्ली ऑफ लिमिटेशन हैज बीन सेट अप इन डिफेंस और नॉट। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? लॉ की लाइन समझे? अब आपको थोड़ा थोड़ा लॉ समझ में आने लग गई है। वेदर द प्ली ऑफ लिमिटेशन हैज बीन सेट अप इन डिफेंस, भले ही डिफेंस पार्टी ने ये बात कही हो या ना कही हो, कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। ठीक है, वेदर दिस हैज बीन सेट अप इन डिफेंस और नॉट। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 आर मैंडेटरी, कह रहे हैं ये मैंडेटरी है। द कोर्ट कैन, ये क्या लिखा है, द कोर्ट कैन
suo moto take note of question of limitation. Have you ever heard this word suo moto? suo moto क्या होता है? On its own. suo moto का मतलब लिखो खुद से, on its own. अगर हम आपसे कहें you have to do this chapter suo moto, समझ गए क्या मतलब होगा? तो कर लेना अपने आप. Okay, suo moto on its own. The court can suo moto take note of question of limitation. मतलब कोर्ट को खुद एक्शन लेना पड़ेगा. The question whether a suit is barred by limitation should be decided on the facts as they stood on the date of presentation. It is a vital section upon which whole of limitation act depends for its efficacy. इतनी बात समझ में आई. लेकिन अब अगली बात समझो. कई बार ऐसा होता है कि टाइम बार्ड होने के बावजूद भी कोर्ट उस केस को टेकअप कर लेता है. ठीक है. इसमें हम लोग एक बात लेकर आते हैं, सफिशिएंट कॉज. सफिशिएंट कॉज का मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा रीजन था जिसकी वजह से जेन्युइनली आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाए या आप अपील फाइल नहीं कर पाए. कई जगह लॉ में आपने देखा होगा, कंपनी लॉ में भी आता है कि इस चीज की टाइम लिमिट 30 डेज है. हाउएवर अगर डिले होता है तो मैक्सिमम इतने दिन तक हो सकता है. कई बार देखते हैं ये क्या है, ये डिले ही तो हुआ. तो ये बताओ, अगर कभी किसी वजह से ऐसा केस कोर्ट एंटरटेन कर भी देता है तो क्या कोर्ट ने जो जजमेंट दी है टाइम बार्ड सूट में, क्या वो नल एंड वॉइड हो जाएगी? नो. ये कोर्ट की ड्यूटी थी इंटरफेयर करना, ये पार्टी की ड्यूटी थी टाइम लिमिट में केस करना. लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा कोई केस हो जाता है जो टाइम बार्ड होता है, उसका डिसीजन नल एंड वॉइड नहीं होगा. अगली 3 लाइन देखो. The effect of section 3 is not to deprive the court of its jurisdiction. कोर्ट की jurisdiction नहीं छीनी जा रही है. Therefore, ये लाइन देखना, decision of a court allowing a suit which had been instituted after the period prescribed is not vitiated for want of jurisdiction. Not vitiated for want of jurisdiction, समझ गए? नॉट विशिएटेड फॉर वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन मतलब ज्यूरिसडिक्शन ना होने की वजह से उसको रद्द नहीं किया जाएगा. ओके. द डिक्री पास्ड इन अ टाइम बार्ड सूट इज नॉट अ नलिटी. ये लाइन एग्जाम में आती है. अ डिक्री, डिक्री मतलब क्या होता है? डिसीजन ऑफ द कोर्ट. द डिसीजन ऑफ द कोर्ट पास्ड इन अ टाइम बार्ड सूट. वो टाइम बार्ड तो था लेकिन फिर भी कोर्ट ने उस केस को एंटरटेन किया. कोर्ट ने उसका जो डिसीजन दिया है वो नलिटी, नलिटी मतलब नल एंड वॉइड नहीं होगा. ओके. तो वैसे तो बार ऑफ लिमिटेशन सबको समझ आ गया. वैसे तो कोर्ट की ड्यूटी है कि कोर्ट खुद इंटरफेयर करे, बट एनी हाउ अगर कोर्ट ने टाइम बार्ड सूट एंटरटेन किया भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट की पावर आप छीन लेंगे. कोर्ट ने अगर टाइम बार्ड सूट में डिसीजन दिया है तो वो डिसीजन इनवैलिड नहीं होगा. एनी डाउट टू एनीवन? समझ आ रहा है चैप्टर? पक्का? ओके. देखो केस लॉ दिया हुआ है, आई थिंक ओल्ड में नहीं होगा, कुछ खास है भी नहीं केस में. द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट ऐसी चीजें जो लिखी है ना, न्यू में लिखी है, ओल्ड में नहीं, वो ओल्ड वाले मत करना. ओके. मतलब इसमें कुछ खास नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको मार्क करा देंगे ऑलरेडी. ओके. द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट, वही चीज लिखी है, इफ द स्टैट्यूट स्टिपुलेट्स अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ लिमिटेशन, नो कंसेशन और ऑर्डर वुड मेक एन एप्लीकेशन बार्ड बाय टाइम टू बी विद इन द लिमिटेशन. कह रहे हैं अगर एक्ट में लिख दिया है कि इसकी ये टाइम लिमिट है तो आपको वो चीज उसी टाइम लिमिट के विद इन ही करनी पड़ेगी, अनटिल एंड अनलेस उसी एक्ट में एक्सटेंशन दिया हो. कई बार उसी एक्ट में एक्सटेंशन दिया होता है. जैसे आपको याद होगा रजिस्ट्रेशन एक्ट में हम लोगों ने देखा था कि आपको रजिस्ट्री करानी है 4 मंथ्स के अंदर. फिर उसी के आगे क्या लिखा था कि अगर कोई अर्जेंट नेसेसिटी है, लीगल रीजन है तो 8 मंथ्स हो सकता है. तो उसी एक्ट में अगर एक्सटेंशन दिया है, वेल एंड गुड. ठीक है. इसी तरह लिमिटेशन पीरियड अंडर आईबीसी, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है. आई थिंक अभी आपने नहीं पढ़ा है एसबीसी में, आईबीसी पढ़ा है अभी नहीं पढ़ा है. ठीक है. तो ये कह रहे हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड होता है, उसके अंदर भी लिमिटेशन पीरियड है, तो वहां पर भी लिमिटेशन पीरियड के हिसाब से ही चीजें करनी पड़ेगी. ठीक है. बाकी जब आईबीसी पढ़ लोगे तो ये चीज ज्यादा समझ में आ जाएगी. अब आओ एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस. कह रहे टाइम लिमिट तो प्रिस्क्राइब्ड है लेकिन कभी कभी इस टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दिया जाता है. ठीक है. और उस टाइम लिमिट को एक्सटेंड करने की डॉक्ट्रीन को हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ सफिशिएंट कॉज. जैसे मान लीजिए आपका टेस्ट था, ठीक है, और आप टेस्ट देने नहीं आए, आप अगले दिन आए टेस्ट देने, तो पहली चीज तो जिस दिन टेस्ट था
आप उस दिन टेस्ट देने नहीं आए, आप अगले दिन आए, तो ये टाइम बार्ड हो गया। नॉर्मली तो अगर ये टाइम बार्ड है तो दिस इज नल एंड वॉइड, यानी अगले दिन जो आप हमें टेस्ट देने आए हैं वो हम वैलिड नहीं मानेंगे। लेकिन फिर आपने हमको एक सफिशिएंट कॉज दिया, मैम आई वाज नॉट वेल, इसलिए हम कल नहीं आ पाए, ठीक है, अब हो सकता है हम आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम ग्रांट कर दें। लेकिन यहां एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो रीजन आप हमें दे रहे हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं है, ठीक है। अब एक बच्चे ने कहा कि मैम तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत ठीक भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, ये सुनो, तबीयत ठीक है या ना ठीक होना एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। किसी ने कहा मेंटली नहीं ठीक थी, कई बार होता है आपके संबंध में उलझन सी हो रही है, घबराहट हो रही, किस बात की पता नहीं, कहीं मन नहीं लग रहा है, ये भी आप तबीयत ना ठीक में ही मानते हैं। अब आपका कहीं मन नहीं लग रहा है इसलिए कल हम टेस्ट देने नहीं आए, इज दिस अ सफिशिएंट कॉज? नहीं। एक दूसरा बच्चा तो कह रहा था कि मैं फीवर आ गया है, देखिए डॉक्टर का पर्चा सब है, इज दिस इज अ सफिशिएंट कॉज? यस, दिस इज अ सफिशिएंट कॉज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आया? एक बच्चे ने कहा मैं बहुत बारिश हो रही थी, सड़कों में पानी भर गया था, हम नहीं आ पाए, सफिशिएंट कॉज? यस। दूसरा बच्चा कह रहे कुछ नहीं, नहाने का मन नहीं था, नहाने का मन नहीं था तो घर से निकले नहीं, सफिशिएंट कॉज? यानी कि सफिशिएंट कॉज इज सब्जेक्ट टू जजमेंट, सबका सफिशिएंट कॉज अलग अलग हो सकता है। सफिशिएंट कॉज क्या है ये कौन डिसाइड करेगा? जज डिसाइड करेगा, ओके। इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज। जैसे आप लोग कहते हो जनरली आपका यही होता है, टेस्ट देने क्यों नहीं आए थे? क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं था, ज्यादातर बच्चे यही बोलते हैं। कैन यू टेल मी इज दिस अ सफिशिएंट कॉज? यस और नो? एब्सोल्युटली नॉट, ये कहीं से भी सफिशिएंट कॉज नहीं है। सबसे बेकार का रीजन यही होता है कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, बिकॉज यू विल नेवर बी प्रिपेयर्ड। और जो बच्चे टेस्ट देने आते हैं वो क्या 100% प्रिपेयर्ड होते हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो कभी भी आप ये रीजन किसी को मत देना कि मेरा प्रिपेयर्ड नहीं था इस वजह से हम नहीं देने आए, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सफिशिएंट कॉज। चलो, सेक्शन 5 अलाउज एक्सटेंशन, बहुत ध्यान से देखना, सेक्शन 5 अलाउज एक्सटेंशन ऑफ पीरियड, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड in certain cases on sufficient cause being shown for the delay. This is known as doctrine of sufficient cause for condonation of delay, which is embodied in section 5 of the Limitation Act. बहुत ध्यान से एक लाइन पढ़ना, फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे। सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सेक्शन 5 provides that any appeal or any application other than an application under order 21 of Code of Civil Procedure may be admitted after the prescribed period if the appellant or applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within the such period. पहले बताओ ये 3 लाइनें समझ में आ गई? पक्का? तो हम क्वेश्चन पूछे? पूछ ले, पहले सुन लो क्वेश्चन फिर एक बार देख लेना। सेम क्वेश्चन, मेरा और आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़ा चल रहा था और आपने मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी जबरदस्ती हमसे छीन ली थी। इसमें केस करने का समय था, सूट फाइल करने का समय था 3 साल का, लेकिन हम 3 साल तक केस करने नहीं गए, हम चौथे साल केस करने गए और चौथे साल जब हम कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा टाइम बार्ड है। हमने कहा टाइम बार्ड तो है लेकिन आई एम हैविंग अ सफिशिएंट कॉज, मे बी आई वाज इल, हम बीमार थे इस वजह से हम केस फाइल नहीं कर पाए। क्या कोर्ट मेरे इस सफिशिएंट कॉज को मान के केस को अलाउ करेगा? हाउ मेनी ऑफ यू से यस एंड हाउ मेनी ऑफ यू से नो? क्वेश्चन रिपीट करें। हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का झगड़ा था, आपने मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी छीन ली और उसमें केस करने का समय था मेरे पास 3 साल का। हम चौथे साल गए केस करने और चौथे साल जब हम गए तो कोर्ट ने कहा ये टाइम बार्ड है। हमने कहा नो इट इज टाइम बार्ड बट आई हैव अ सफिशिएंट कॉज, हम बीमार थे इसकी वजह से हम केस फाइल नहीं कर पाए। ठीक है, क्या कोर्ट मेरे इस सफिशिएंट कॉज को सफिशिएंट कॉज मान के हमें केस करने की परमिशन देगा? हाउ मेनी ऑफ यू से कि यस परमिशन विल बी ग्रांटेड, हम केस कर सकते हैं? यस, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए तो। हाँ, कोर्ट इल होना जेन्युइन रीजन है, कोमे में था, अच्छा ठीक है, ज्यादा ही बीमार कर दिया, कोमा कह रहे, कोमे में था वो, अच्छा कोमा में तो कर। अच्छा आप ये सोच रहे थे पहले बताओ बीमारी क्या थी, है ना? ओके, एनीवन हु इज सेइंग नहीं कर सकता? एक बार फिर से। हाँ बेटा, अरे बाप रे, कोमा में और क्या सीरियस होगा?
आखिरी सांसें ले रहा था, खुश, और कितना मार मार डाले उसको। बताओ अगेन, हाउ मेनी ऑफ यू से यस सफिशिएंट कॉज माना जाएगा, डिले हो जाएगा? फिर से हाथ उठाइए, हाथ कम हो गए। सफिशिएंट कॉज है, हाउ मेनी ऑफ यू से सफिशिएंट कॉज है? एवरीबडी इज रेजिंग हैंड। आप नहीं उठाए बेटा? अच्छा, शी सेइंग कोर्ट डिसाइड करेगा। ये लोग मान के चल रहे हैं सफिशिएंट कॉज है तो कोर्ट ने डिसाइड कर लिया। और एनीवन एल्स विद अ डिफरेंट आंसर? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का मैटर नहीं है, ठीक है। अब बताओ, एक्सटेंड हो जाएगा? हम 4 साल केस कर सकते हैं पक्का? किसी को कुछ और नहीं कहना? ओके, अब लाइन में ध्यान से पढ़ो, और ये कहां लिखा है कि केस फाइल करने के लिए सफिशिएंट कॉज हो सकता है। ध्यान से पढ़ के बताओ, सफिशिएंट कॉज इज एप्लीकेबल ओनली फॉर विच थिंग्स? टेंटन, मजा आया? कहां लिखा है सूट? क्या लिखा है? अपील एंड एप्लीकेशन। जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां पे आता है लॉ। लॉ दिल से नहीं चलता। लिखा है सेक्शन 5 प्रोवाइड्स दैट एनी अपील और एप्लीकेशन, ठीक है, अदर देन एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन सिविल प्रोसीजर, इसको तो अभी हटाओ, बता दें क्या है, मे बी एडमिटेड आफ्टर प्रिस्क्राइब पीरियड if the appellant or applicant satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application। इस पूरे सेक्शन में सूट कहां लिखा है? ठीक है, अब जरा अगली 3 लाइनें पढ़ो, बल्कि अगली 3 लाइनें भी नहीं, ये 2 पैराग्राफ छोड़ के जरा पढ़ना। अभी हम ये 2 पैराग्राफ पढ़ाएंगे, यहां से पढ़ो। द सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। The section is not applicable to applications made under Order 21 of Code of Civil Procedure and also to suits। सूट के ऊपर ये sufficient cause applicable नहीं होगा। अब उसका कारण समझो, लॉजिक समझिए क्या है, रीजन। देखिए, सूट के लिए खुद ही टाइम लिमिट इतना होता है। जैसे केस फाइल करने के लिए अभी आपने देखा था 30 इयर्स तक का टाइम था, मिनिमम 3 साल से स्टार्ट होता है, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी या सूट्स जो होते हैं, सूट के केस में स्पेशली इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऑलरेडी टाइम, आपने अगर ध्यान दिया हो तो अपील और एप्लीकेशन के लिए 30 दिन, 60 दिन, 45 डेज में बात करी जाती है, ठीक है। लेकिन सूट में कभी भी डेज में बात नहीं करते, सूट का टाइम होता ही ईयर्स में है। तो लॉ यहां ये कहता है कि जिस चीज का टाइम है ही ईयर में, उसमें कोई कॉज सफिशिएंट कॉज नहीं हो सकता। Are you understanding? For example, कोई पर्सन बोलता, अब इसमें भी रेयर पॉसिबिलिटीज हैं। कोई पर्सन कहता है हम बीमार थे, कोमा वाले केस को भी डिस्कस करते, कोई कहता है हम बीमार थे, तो क्या 3 साल से बीमार थे? Are you understanding? उन्होंने कहा भाई कि, और फिर अगर तुम बीमार थे तो योर लीगल रिप्रेजेंटेटिव वुड हैव फाइल्ड द सूट ना, ठीक है। सिमिलरली अब ये एक रेयरेस्ट केस हो गया कि भैया हम 12 साल से कोमाई में थे, तो आज जब जिंदा हुए हो, मतलब जगे हो, तो जगते ही तुम्हें होश आया कि हमें केस करना चाहिए। दिस इज अ रेयरेस्ट केस। हो सकता है इसमें कुछ कंसिडर किया जाए, बट लॉ इसकी बात नहीं करता। लॉ एक सीधी सी बात करता है, आप खुद सोच के देखो, अगर सूट के केसेस में भी वो कॉन्डोनेशन और डिले करने लग जाए तो फिर लॉ ऑफ लिमिटेशन लगाने की जरूरत ही क्या है? हर इंसान ये कहेगा हाँ 12 साल तक आराम कर रहे थे, टाइम मिल नहीं पाया, आज 12 साल के बाद आए हैं हम केस फाइल करने, एंड आई हैव अ सफिशिएंट कॉज। Are you understanding? तो लॉ का एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि सूट ऑलरेडी दे हैव गिवन यू सो मच टाइम, इसलिए वहां पर सफिशिएंट कॉज की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अपील एंड एप्लीकेशन, जनरली अपील एंड एप्लीकेशन गिव्स यू अ टाइम ऑफ 30 डेज। नाउ 30 डेज इज अ वेरी लेस टाइम, ओके। 30 डेज का टाइम में कई बार ऐसा होता है कि जेन्युइनली आप केस फाइल नहीं कर पाए। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपको एक अपील फाइल करनी थी, ठीक है। आपसे कहा गया कि आप कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हो, लेकिन ना ही आपके लॉयर ने और ना ही कोर्ट ने आपको यह बताया कि आपके पास अपील फाइल करने के लिए 30 डेज है। आप 50वें दिन अपील फाइल करने गए, ठीक है। जब आप अपील फाइल करने गए तो आपको पता चला कि भाई ये तो टाइम बार्ड है, आप अपील फाइल नहीं कर सकते। तो आप ये कह सकते हो कि भैया हमारे लॉयर ने बताया नहीं, बल्कि हमने उससे पूछा भी था,
हमने अपने लॉयर से पूछा था क्या कोई टाइम लिमिट है, तो उसने कहा था नहीं नहीं कोई टाइम लिमिट नहीं है, आराम से जब मन हो तब फाइल कर देना। बताओ विल दिस बी कंसिडर्ड एज अ सफिशिएंट कॉज? यस दिस इज अ सफिशिएंट कॉज, क्योंकि आप लॉयर क्यों हायर करते हो? बिकॉज ही इज हैविंग लॉ की नॉलेज ना, वरना आप खुद ही ना चले जाओ केस लड़ने। और अगर लॉयर की या ऑन द अदर हैंड हाई कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने, आपने कोर्ट से पूछा कि भाई हम अपील फाइल कर सकते हैं, तो कोर्ट ने कहा हाँ आप अपील फाइल कर सकते हो 60 दिन तक। हमने कहा ठीक है, हम 50वें दिन अपील फाइल करने गए। जब हम 50वें दिन अपील फाइल करने गए तो उन्होंने कहा दिस इज टाइम पार्ट, क्योंकि इस केस की टाइम लिमिट तो 30 डेज है। तो आप क्या कहोगे? हमने तो कोर्ट से पूछा था, कोर्ट ने हमको गलत बताया। अब बताओ अगर कोर्ट ने हमको गलत बता के मिसलीड किया है, विल दिस बी कंसिडर्ड एज अ सफिशिएंट कॉज? ऑब्वियसली यस, ऑब्वियसली यस। 30 दिन का समय था हमारे पास केस फाइल करने के लिए, ठीक है, सुनना ध्यान से। 30 डेज का समय था अपील फाइल करने के लिए। अपील जब भी फाइल होती है ना, तो वो फाइल होती है केस के डिसीजन पे, मतलब जो कोर्ट ने डिसीजन दिया। आपने देखा होगा जज जो होता है वो लिखता जाता है, या लॉयर भी बोलता है पॉइंट टू बी नोटेड, और लास्ट में जज भी कुछ लिखता रहता है, वो जजमेंट की कॉपी होती है, ठीक है। ये जजमेंट की कॉपी हमें कोर्ट से मिलती है, फिर इस कॉपी के साथ हम अपील फाइल करते हैं। अपील फाइल करी ही जाती है कॉपीज के साथ, जजमेंट की कॉपी के साथ, ठीक है। अब समझो मेरे पास अपील फाइल करने का समय था 30 दिन का। हम कोर्ट रोज जाते थे और उनसे कहते थे कि भैया हमको वो जजमेंट की कॉपी दे दो ताकि हम अपील फाइल करें। उन्होंने हमें जजमेंट की कॉपी दी 40वें दिन। अब वो जजमेंट की कॉपी लेके हम अपील फाइल करने गए तो वो कह रहे भैया टाइम पार्ट हो गया। हमने कहा हम तो रोज उनके पास जाते थे, वो हमको कॉपीज ही नहीं दे रहे थे। बताओ विल दिस बी कंसिडर्ड एज अ सफिशिएंट कॉज? यस दिस विल बी कंसिडर्ड एज सफिशिएंट कॉज। तो अपील एंड एप्लीकेशन के मैटर्स में तो सफिशिएंट कॉज कंसिडर किया जाएगा। लेकिन सोच के देखो, सूट्स के केसेस 12 साल तक कॉपी नहीं दी उन्होंने हमको, या 12 साल तक किसी ने हमको धोखे में रखा कि हमको गलत इंफॉर्मेशन दे दी। नो, तो लॉ एक जनरल व्यू लेके चलता है कि सूट्स के केसेस में हम लोग सफिशिएंट कॉज को कंसिडर नहीं करेंगे। अब क्लियर हो गया? आई थिंक वैसे भी क्लियर हो गया। गलत हुआ ना आपका आंसर तो जिंदगी भर याद रहेगा कि सूट के केसेस में दिस इज नॉट एप्लीकेबल। देखो लिखा है द कोर्ट हैज नो पावर टू एडमिट अ टाइम बार्ड सूट इवन इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज फॉर डिले। बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? अ कोर्ट हैज नो पावर टू एडमिट अ टाइम बार्ड सूट इवन इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज फॉर डिले। It applies only to appeals or applications as specified therein. यानी ये सिर्फ किसके ऊपर लगेगा? अपील एंड एप्लीकेशन। The reason for non-applicability of the section to the suit is that the period of limitation allowed in most of the suit extends from 3 to 12 years, whereas in appeal and application it does not exceed 6 months. कोई भी अपील या कोई भी एप्लीकेशन 6 महीने से ज्यादा की नहीं होती, छोटा पीरियड होता है। For the applicability of section 5, prescribed period should be over. अब बताओ ये टॉपिक समझ में आ गया सबको? सफिशिएंट कॉज किसके ऊपर अप्लाई होगा? अपील्स के ऊपर और एप्लीकेशंस के ऊपर। अब ये जो बीच के 2 पैराग्राफ हम लोगों ने छोड़े थे ना, इसको रीड कर लेते हैं। देखिए कह रहे हैं इट इज क्लैरिफाइड बाय द एक्सप्लेनेशन अपेंडेड टू सेक्शन 5 दैट, बताना ये सुना है कि नहीं, द फैक्ट दैट एप्लिकेंट और एप्लीकेंट वाज। अच्छा एक बात बताओ, देखिए लॉ कितनी समझ में आती है। ये क्यों लिखा है एप्लिकेंट और एप्लीकेंट? एब्सोल्युटली, जो अपील फाइल कर रहा है उसके लिए लिखा है एप्लिकेंट, और जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है उसके लिए लिखा है एप्लीकेंट। कहीं पे भी सूट के लिए नहीं लिखा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग कितनी बारीकी है लॉ में? अगर 2 चीजें अलाउ करी हैं तो उन्होंने 2 चीजें लिखी हैं, एप्लिकेंट और एप्लीकेंट। ओके, was misled by any order, practice or judgment of the high court. misled मतलब गलत इंफॉर्मेशन दे दी, हाई कोर्ट ने कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी। in ascertaining or computing the prescribed period may be a sufficient cause within the meaning of this section. ठीक है, ओके। मान लीजिए आपके एग्जाम फॉर्म फाइल करने की डेट होती है 25, ठीक है, तो 25 सितंबर आपके एग्जाम फॉर्म फाइल करने की डेट होती है। आपको नहीं पता था, आपने आईसीएसआई फोन किया, ठीक है, हेड ऑफिस में फोन किया, और आईसीएसआई के जो चेयरमैन थे, डायरेक्टर थे, उनसे सीधी आपकी बात हो गई। उन्होंने कहा अरे तुम 1 दिसंबर तक भी फाइल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और उनके कहने पर आपने 1 दिसंबर तक एग्जाम फॉर्म फाइल नहीं किया। अल्टीमेटली आपकी एग्जाम फॉर्म फाइल करने की डेट निकल गई। अब बताइए ये सफिशिएंट कॉज माना जाएगा कि नहीं? क्यों? आप भड़कोगे कि नहीं भड़कोगे? आप कहेंगे हमने किससे पूछा था? आईसीएसआई के चेयरमैन से, वो ही गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो फिर क्या है? ओके अच्छा ये मांगोगे, आप कह रहे हो कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए हमको, इस अटेम्प्ट में पास कर दो, है ना? आई होप द थिंग इज वेरी क्लियर नाउ। ओके आगे की 2 लाइन में लिखा है, दस द कोर्ट में एडमिट एन एप्लीकेशन और अपील even after expiry of specified period of limitation if it is satisfied with the applicant or applicant as the case may be as to sufficient cause for not making it within time। तो अगर sufficient cause है तो उस time limit को extend किया जा रहा है। Any doubt? Okay? अच्छा कीपिंग एग्जाम्स असाइड, थोड़ी देर के लिए ये एग्जाम साइड में रख लो और ये भूल जाओ कि दिसंबर में आपका पेपर है, हमेशा के लिए नहीं, बस थोड़ी देर के लिए। ये बताओ लॉ पढ़ने में मजा आ रही है? इफ यू आर फीलिंग गुड, लॉ पढ़ने की एक एक जो मतलब ब्यूटी है लॉ, अगर आप लॉ की बारीकी को देखेंगे ना तो मजा आनी चाहिए। When, कई बार ऐसा होता है, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं, व्हेन यू रीड सर्टेन प्रोविजन तो अपने आप एक मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे कि यार क्या लिखा है। ये जो लाइन थी जैसे ना एप्लिकेंट एंड एप्लीकेंट, इतनी छोटी छोटी चीजें लॉ में, एनी लॉ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट JIGL, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी लॉ, बी इट कंपनी लॉ, SBC इज ऑल्सो लॉ, टैक्स इज ऑल्सो लॉ। लॉ को पढ़ने में अगर आपको मजा आ रही है तो आप राइट प्रोफेशन में हैं, और अगर एनी हाउ आपको लग रहा है क्या बवाल है तो फिर यू नीड टू चेंज द प्रोफेशन। ठीक है, क्योंकि ये कोर्सेज ना ऐसे कोर्सेज नहीं, मजा आएगी तभी कर सकते हैं। ये कोर्सेज ऐसे नहीं है कि बीकॉम या BBA की तरह कर लिया, मजा आ रही है नहीं आ रही है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, करते चलो। नो, इसमें जब तक आपको वो आई कैन अंडरस्टैंड एग्जाम का प्रेशर होता है इसलिए आप ज्यादा सोच नहीं पाते। बट क्या कभी आपको ऐसी फीलिंग आती है कि यार एग्जाम का प्रेशर ना होता तो हम इस चीज पे और रिसर्च और डीपली जाके पढ़ना चाहते थे? ऐसा कभी आता है आपके मन में? किसमें आता है? IPC। अच्छा, सो इफ दिस फीलिंग कम्स कि यार काश मेरा एग्जाम का, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड जितना इन्होंने कोर्स दिया है उस हिसाब से टाइम इज एक्चुअली अनजस्टिफाइड। मतलब ये एक बहुत बहुत बेकार चीज है कि इन्होंने टाइम आपको 5-6 महीने का दिया है और कोर्स इतना वाइड है, इतनी सारी चीजें, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लो, पूरा कंपनीज एक्ट है, इसके सारे अलग अलग लॉज हैं, और लॉ को इन डेप्थ पढ़ने के लिए आपको पता है कितना समय लगता है। कई बार अगर आप मन से पढ़ें तो शायद एक पन्ना पढ़ने में आपको, होता है मेरे साथ भी, आप देखिए एक ही पन्ना तो चल रहा है तब से, 1 या 2 पन्ना पढ़ाने में कई बार 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है, और आपको पढ़ने में भी लगता होगा कि वो आज हमने 1 घंटा पढ़ाई करी, एक ही पन्ना पढ़ पाए। अब ये आपके लिए प्रेशर हो जाता है यार 1 घंटा ये आपको लगता है वेस्ट हो गया, हमने 1 घंटा लगाया और उसके बाद हम एक ही पन्ना पढ़ पाए। अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा ना तब और वेस्टेज लगेगी, तो बच्चा मजबूरी में क्या करता है, ऊपर ऊपर से करने लग जाता है, और फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट कहता है कि वो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स नहीं मिल रहा है। कहां से मिलेगा क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन यू आर नॉट गिविंग टाइम टू स्टडी। जो और हर बार आप देखो अब न्यू सिलेबस में और इंक्रीज कर दिया, अच्छा खासा JIGL में वो सब नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट सेल्स और कुछ नहीं था। एक तो हर चैप्टर में कंटेंट बढ़ाया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, चैप्टर्स भी बढ़ा दिए। बट लॉ इज अ थिंग विच नीड्स टाइम, लॉ में आपको टाइम चाहिए उसकी गहराई में जानने के लिए। तो अगर आपको मजा आ रही है तो आप सही प्रोफेशन में हैं। आ रही है मजा? आप कह रहे मजा तो आ रही, जब टेस्ट में नंबर अच्छे आते हैं तब मजा आती है, लेकिन नंबर अच्छे नहीं आते हैं, ठीक है, तो मजा बिल्कुल भी नहीं आती है। ओके, सो व्हेन यू रीड एवरी लाइन तो आपको अंदर से खुशी होनी चाहिए कि यार ये प्रोविजन हमने इंटरप्रेट कर लिया कि लॉ क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता हो तो ठीक है, कई बार ऐसा लगता है हम ही को ऐसा होता है, आपको भी होता है ना? चलो आगे देखते हैं। तो हम लोग बेसिकली पढ़ क्या रहते हैं, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग ने लॉ ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था एक वर्ड, लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट। इसका मतलब क्या था? बार्स द रेमेडी, कोर्ट जाने का हमारा अधिकार खत्म हो जाता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे या उस केस का अधिकार खत्म नहीं होता। हमें वो रेमेडी फिर भी मिल सकती है, लेकिन कोर्ट जाने की रेमेडी हमारी खत्म हो सकती है। इफ आउट ऑफ कोर्ट जाके हम सेटलमेंट कर लेते हैं एनी हाउ, देन इन दैट केस हमें वो अधिकार वापस मिल सकता है। फिर हमने आपको बताया था बार ऑफ लिमिटेशन, क्या कोर्ट की ड्यूटी है इंटरफेयर करना? यस, भले ही पार्टीज कुछ ना कहे, लेकिन ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो बीच में इंटरफेयर करे और ये प्ली रेज करे कि भाई दिस इज अ सूट बार्ड बाय लिमिटेशन। बट स्टिल अगर कोई टाइम बार्ड सूट कोर्ट ले भी लेता है, मे बी ड्यू टू सफिशिएंट कॉज और एनीथिंग,
still that suit will not be considered as a nullity. और फिर हम लोगों ने एक डॉक्ट्रीन पढ़ा, डॉक्ट्रीन ऑफ सफिशिएंट कॉज, जिसमें हम लोगों ने देखा कि डिले किया जा सकता है बट ओनली एंड ओनली इन केसेस ऑफ अपील एंड एप्लीकेशन. ठीक है, सूट्स के केसेस में एक्सटेंशन नहीं होगा. अब आइए ये लाइन देखो, द टर्म सफिशिएंट कॉज हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द लिमिटेशन एक्ट. सब कुछ कह के ये कुछ नहीं कहते, कह रहे हैं द टर्म सफिशिएंट कॉज हैज नॉट बीन डिफाइंड. और एक बात बताओ, अगर लॉ में कोई चीज डिफाइंड नहीं है तो सारा बर्डन किसके ऊपर आ गया? किसके ऊपर आ गया? कोर्ट के ऊपर. हमें लगा आप कह रहे हैं हमारे ऊपर आ गया. अब हम कैसे दिमाग लगाएं? जब लॉ ने कुछ नहीं किया तो हम कैसे समझे? जब लॉ में क्लैरिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर लॉ में क्लैरिटी नहीं है तो बर्डन किसके ऊपर आ जाता है? कोर्ट्स के ऊपर. अब कोर्ट उसमें करता है अपना इंटरप्रिटेशन. अगर लॉ में साफ साफ लिखा होता, आप सोच के देखो, अगर लॉ में लिखा होता दीज फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज सफिशिएंट कॉज, ये 10 पॉइंट है, अगर ये 10 चीजें हैं तो सफिशिएंट कॉज है, नहीं तो नहीं है, तो कोर्ट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. कोर्ट आंखें बंद करके कहता भैया इन 10 पॉइंट में से तुम्हारा कोई पॉइंट है? हाँ है तो सफिशिएंट कॉज है, नहीं है तो नहीं है. बट ये कभी लिखा ही नहीं जा सकता क्योंकि सफिशिएंट कॉज कई प्रकार के हो सकते हैं. इसलिए लॉ ने कुछ नहीं कहा. लिमिटेशन है कहता हमें नहीं पता सफिशिएंट कॉज क्या है, ये कोर्ट समझे. ओके, एंड दैट टू इट इज एन इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट. इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट का मतलब समझो, हर पर्सन की अलग सिचुएशन. एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं आपके सामने. मान लीजिए एक मिस्टर ए थे. मिस्टर ए को एक अपील फाइल करनी थी जिसकी टाइम लिमिट लेट से 30 डेज की थी. ठीक है, उन्होंने कहा कि भैया हमारे पिताजी बीमार है और उनको घर पे देखने के लिए और कोई नहीं है. ठीक है, आई कैन नॉट अफोर्ड एनी नर्स ऑल्सो एंड देयर इज नो वन जो उनकी देखरेख कर सके. वो अकेले थे, हम उनको छोड़ के नहीं आ सकते थे, इस वजह से हम अपील 30 दिन में फाइल नहीं कर पाए. ठीक है, इज दिस अ सफिशिएंट कॉज? यस, बिकॉज देयर वाज नोबडी इन द हाउस. एक मिस्टर बी थे. मिस्टर बी ने कहा मेरे पिताजी भी बीमार हैं. ठीक है, और क्योंकि हमें उनकी देखरेख करनी है इसलिए हम अपील फाइल नहीं कर पाए. कोर्ट ने कहा तुम्हारा सफिशिएंट कॉज नहीं है. तो मिस्टर बी ने कहा ये तो इक्वालिटी के अगेंस्ट हो रहा है, मिस्टर ए को वो सफिशिएंट कॉज दिया गया और हमको नहीं दिया जा रहा. तो कोर्ट ने कहा कि तुम्हारा सफिशिएंट कॉज इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारा भरा पूरा परिवार है. तुम्हारे पिताजी की 2 तो वाइफ है और 4 नर्सें हैं, 10 बच्चे हैं और 15 नौकर हैं. ठीक है, और उसके बाद तुम ये कह रहे हो कि आई वॉज द ओनली पर्सन टू सी हिम. ओके फाइन, विल दिस बी कंसिडर्ड एज अ सफिशिएंट कॉज? दो. अब अगर ध्यान दो तो पिताजी की बीमारी दोनों में थी, बट एक को सफिशिएंट कॉज माना जाएगा और एक को सफिशिएंट कॉज नहीं माना जाएगा. ये बर्डन किसके पास है? कोर्ट के ऊपर. तो देखो लिखा है द टर्म सफिशिएंट कॉज has not been defined in the Limitation Act. It depends on circumstances of each case. However, it must be a cause which is beyond the control of the party. आपके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए. अच्छा, कई बार आपके साथ ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप फ्राइडे आपकी तबीयत खराब हुई. ठीक है, तो थर्सडे और फ्राइडे आपकी तबीयत खराब हुई, सैटरडे आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन आपने सोचा मंडे से जाएंगे स्कूल कोचिंग. अब आपकी हंसी बता रही है ऐसा तो हमारे साथ रोज होता है ना. तो हुआ ये कि या आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए थे तो थर्सडे फ्राइडे आप बाहर थे, फ्राइडे की रात आप आ गए, सैटरडे की सुबह आप चाहते तो आ सकते थे, लेकिन आपने कहा सैटरडे कौन ही जाए, संडे सैटरडे मंडे से फ्रेश शुरू करेंगे. ऐसा कई बार हम लोग सोचते हैं. सिमिलरली हुआ मिस्टर राम के साथ. मिस्टर राम के पास अपील फाइल करनी थी. ठीक है, तो थर्सडे और फ्राइडे उनके पास सफिशिएंट रीजन था, ही वाज नॉट वेल. सैटरडे वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं काम करते हैं मंडे को जाएंगे अपील फाइल करने. जब वो मंडे को गए तो उन्होंने कहा अब तो टाइम बार्ड हो चुका है. तो बताओ उनका ये सफिशिएंट कॉज माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? थर्सडे माना जाएगा, फ्राइडे माना जाएगा, लेकिन सैटरडे नहीं माना जाएगा. क्यों? यू हैव टू जस्टिफाई सफिशिएंट कॉज फॉर एवरी सिंगल डे. इसका मतलब अगर कभी आप फ्राइडे को वापस आए तो चुपचाप सैटरडे को क्लास आ जाया करिए. अभी आपने खुद ही आंसर दिया है कि दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सफिशिएंट कॉज. ये नहीं कि अब सैटरडे है, अब क्या सैटरडे तो छुट्टी वाली फीलिंग है, मंडे से जाएंगे. ये आपने खुद जवाब दिया, हमने कुछ नहीं बोला. तो बताओ उसको सफिशिएंट कॉज मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे. एवरी सिंगल डे यू विल हैव टू जस्टिफाई. अगर उन्होंने कोर्ट ने कहा सब कुछ फ्राइडे आ गया, तो सैटरडे को क्या था? सैटरडे क्यों नहीं आए? बस हमने सोचा अरे मंडे फ्रेश सुबह बढ़िया निकलेंगे. नो, जरा देखो क्या लिखा है केस लॉ में. रामलाल, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट
once the period of limitation expires, then appellant has to explain the delay made thereafter for day by day. And if he is unable to explain the delay even for a single day, it would be deemed that the party did not have sufficient cause. तो फ्राइडे तक तो तबीयत खराब थी, सैटरडे को तबीयत ठीक थी, तो उसी दिन क्लासेस आना है। ये नहीं सोचना है कि मंडे से नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, समझ गए? याद रखना, वरना वो सफिशिएंट कॉज नहीं माना जाएगा। इट इज द कोर्ट्स डिस्क्रिशन टू एक्सटेंड और नॉट टू एक्सटेंड। इसमें पूरा का पूरा डिस्क्रिशन मर्जी किसके ऊपर है? कोर्ट के ऊपर है। इवन आफ्टर द सफिशिएंट कॉज हैज बीन शोन, however the court should exercise its discretion judicially and not arbitrarily। कह रहे कोर्ट की डिस्क्रिशन है, इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट का जो मन चाहेगा वो डिसाइड करेगा। कोर्ट हैज टू डू दिस जुडिशियली नॉट आर्बिट्रली मतलब समझे? इसको सफिशिएंट कॉज देने का मन कर रहा है तो दे दिया, इसको देने का मन नहीं कर रहा है तो नहीं किया, आर्बिट्रली अपनी मर्जी से। नो, कह रहे ऑनेस्टली होना चाहिए, आपके पास जस्टिफाइड रीजन होना चाहिए। ओके फाइन, आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखो जरा, यहां लिखा है व्हाट इज सफिशिएंट कॉज एंड व्हाट इज नॉट मे बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये देखो इन्होंने 8 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, कि ये जो 8 है इनको सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लॉ में कहीं लिखा ही नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये पहले केसेस हुए होंगे और उन केसेस के जजमेंट के बेसिस पे दिया हुआ है। 8th वाला देखो, महेंद्र यादव वर्सेस रत्ना देवी। रत्ना देवी कौन थी? हम ही तो हैं, घर का नाम रत्ना और देवी तो है ही, लगते ही है नहीं? प्यार से महेंद्र बुला लो हमको, अब केस लॉ का नाम नहीं भूलोगे। दिख गया 8th वाला? ये सब कोर्ट में केसेस हुए और हर केस में जजमेंट हुई, तो ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने ऑब्जर्व कर दिए कि फॉर एग्जाम्पल ये इतने पॉइंट्स हैं, इनको सफिशिएंट कॉज माना गया। बताओ क्या ये लिस्ट इतनी ही होगी? आगे और भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि इनमें से जिसको सफिशिएंट कॉज माना गया हो आगे जाके वो किसी केस में ना माना जाए। जैसे एलिमेंट ऑफ फादर, हो सकता है किसी केस में एलिमेंट ऑफ फादर को ना माना जाए। ठीक है, फादर बीमार थे लेकिन वो अपना ख्याल खुद रख सकते थे, हम सब जगह जा रहे थे, उसी दिन पिक्चर देखने भी गए थे, लेकिन अपील फाइल करने नहीं गए क्योंकि पिताजी बीमार थे। विल दिस बी अ सफिशिएंट कॉज? नो। तो आज आपका होमवर्क ये है, ये सारे पॉइंट्स आपको रीड करने हैं, जिसमें डाउट होगा आप हमसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पक्का? और यू विल फाइंड एनी सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट रीडिंग दिस। ओके, अब एंटरटेन होगा नहीं। चलो इसके आगे ये लाइन हमने आपको बता दी, सफिशिएंट कॉज इज प्योरली इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके चलो, थैंक यू।